नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। हम यहाँ पे उत्तराखंड के एमसीक्यूज को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर किया, अब हम उत्तराखंड ज्योग्राफी के यहाँ पर एमसीक्यूज को कवर करेंगे और इनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहीं पर साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। आज के वीडियो में आपको उत्तराखंड के भूगोल से जुड़े हुए 100 प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों को करने के बाद उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, इसका पूरा रिवीजन आपका यहां पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आउट ऑफ 100 यहां पर आपके कितने मार्क्स बने हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो काफी आसान है, उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है। तो उत्तराखंड कहां पर स्थित है? आपको यहां पर जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है, यानी बेसिकली आपको उत्तराखंड का विस्तार बताना है कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तराखंड फैला हुआ है और इसके अलावा 77 डिग्री 34 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक पूर्वी देशांतर में उत्तराखंड फैला हुआ है। अब यहां पर ये दो टर्म्स आए हैं, अक्षांश और देशांतर, इनको समझ लेते हैं तो आपको ये आंसर भी आसानी से समझ में आ जाएगा और ये नंबर आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा एक ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर एक बीच में लाइन खींची जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के समांतर में जो लाइनें खींची जाती हैं, इन लाइनों को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तराखंड भी यहीं पड़ेगा, तो ये आया उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जो रेखाएं, जो ग्लोब है हमारा, इधर आपका नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है और उत्तराखंड जो है वो इस साइड पड़ता है, भारत इस साइड पड़ता है, पूर्व की साइड, तो यहां पर आओ गया आपका पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, कई बार तो डायरेक्टली आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछ लेता है, तो मैंने आसान भाषा में आपको यहां पर समझाया। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए, हमने देखा उत्तराखंड जो था यहां आपके 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और इसी का जो डिफरेंस निकल कर आएगा, इसे ही अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा, ये आएगा 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट। इसी प्रकार अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है। देशांतरीय विस्तार उत्तराखंड का 3 डिग्री 28 मिनट है। ये नंबर पेपर में पूछे जाते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको आसान भाषा में इनको समझाने का। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड जो है 2 मंडलों में विभाजित है, एक है आपका गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। टोटल एरिया जो है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से लगभग 60% हिस्सा, 60.67% हिस्सा गढ़वाल में पड़ता है और लगभग 39.33% हिस्सा कुमाऊं मंडल में पड़ता है। पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड में मंडल 2 हैं, जिलों की संख्या 13 है। सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का चमोली है, जिसका क्षेत्रफल है आपका 8,030 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जिला आपका चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे भारत का मात्र 1.69% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 18वां राज्य है। देखिए, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में, तो उत्तराखंड भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य बनकर बना था, ठीक है। लेकिन 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ तो उत्तराखंड 19वां सबसे बड़ा राज्य बन गया, ठीक है। लेकिन अब फिर जब जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, इनको केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया तो उत्तराखंड वापस से क्या हो गया? 18वां राज्य सबसे बड़ा हो गया। तो अगर आपको सिर्फ राज्यों की सूची में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 18। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया कि भारत का उत्तराखंड जो है कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, सारा मिलाकर अगर पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड 19वें नंबर पर आएगा, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में अगर सिर्फ राज्यों का क्रम देखें तो राज्यों के क्रम में उत्तराखंड 18वें नंबर पर है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दें तब उत्तराखंड 19वें नंबर पर होगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय जिला है, ठीक है, पर्वतीय राज्य है। इसके 13 में से 11 जिले पर्वतीय हैं, 2 ही जिले मैदानी हैं जिनको हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर को मानते हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है जो पर्वतीय है? लगभग 86% एरिया उत्तराखंड का पर्वतीय है। एग्जैक्ट की बात करें तो 86.07% एरिया उत्तराखंड का पर्वतीय है और जो बाकी आपका बचा है 13.93%, ये आपका मैदानी इलाका है। उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो उत्तराखंड की लंबाई पूछ रही है। लंबाई का मतलब हो गया पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड का विस्तार कितना है, ठीक है। तो यह है उत्तराखंड का 358 किलोमीटर। इन 100 प्रश्नों में देखिए आपके सारे जो कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी को लेकर, चाहे वो भौगोलिक विभाजन हो, तराई क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, सबके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इन 100 क्वेश्चन में पूरा उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपका यहां पर कवर हो जाएगी अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और यहां पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलिए, तो उत्तराखंड की लंबाई यानी पूर्व से पश्चिम के बीच में कितनी है? 358 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर उत्तराखंड की चौड़ाई पूछ ली जाए, चौड़ाई का मतलब हो गया उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड कितना फैला हुआ है, तो ये फैला है 320 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम में 358 और उत्तर से दक्षिण में 320। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल सीमा से लगा हुआ है? देखिए, उत्तराखंड में आपने बताना है नेपाल के साथ लगा हुआ जनपद कौन सा है इन तीनों में से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड का जो पूर्वी इलाका है, उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है नेपाल और नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं। एक है आपका पिथौरागढ़, एक है आपका उधम सिंह नगर और एक है आपका चंपावत। तो नेपाल के साथ लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है। जो पिथौरागढ़ है ये आपका नेपाल के साथ भी लगता है और चाइना के साथ भी, यानी कि जो तिब्बत वाला इलाका है उसके साथ भी ये लगता है। अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड के सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं। कितने जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 5 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। इन 5 जिलों में कौन कौन शामिल है? आपका एक है चमोली, ठीक है। इसके अलावा आपका पिथौरागढ़ शामिल है, उत्तरकाशी शामिल है, उधम सिंह नगर शामिल है और चंपावत शामिल है। ये 5 जनपद आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाते हैं। जो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं, चाहे वो एक है आपका चमोली, एक है पिथौरागढ़ और एक है आपका उत्तरकाशी, ये तीनों तिब्बत के साथ या चीन के साथ लगते हैं। और जो आपका पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत है, ये आपके नेपाल के साथ लगते हैं, ठीक है। तो 5 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, पूछे जाते हैं। पिथौरागढ़ जो है दोनों के साथ लगता है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा होगा? पिथौरागढ़ होगा। ये नेपाल के साथ भी लगता है और चाइना के साथ भी लगता है। उत्तराखंड का लगभग 350 किलोमीटर की जो बॉर्डर है ये तिब्बत के साथ है, यानी चाइना के साथ लगती है, ठीक है। और लगभग 275 किलोमीटर एरिया उत्तराखंड का जो है नेपाल के साथ सीमा लगती है। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है उत्तराखंड की? यह है 625 किलोमीटर, पेपर में पूछी गई है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कौन कौन से जिले हैं, कितने हैं, कौन किसके साथ लगता है, सारी बातें हमने इस एक प्रश्न में कवर करी।
नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो 7 जिलों के साथ कौन सा जनपद है जो सीमा साझा करता है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल में जो ये जिला है पौड़ी गढ़वाल, ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इनके नाम पूछे जाते हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कुमाऊं की बात करते हैं। कुमाऊं के कौन कौन से जिले हैं जो पौड़ी के साथ लगते हैं? हमें तो 7 याद रखने हैं, तो याद कैसे में करेंगे? सबसे पहले कुमाऊं की बात करते हैं, तो कुमाऊं के केवल 2 जिले, एक अल्मोड़ा और नैनीताल, ये दोनों आपको याद रखने हैं, बाकी सारा आपको याद हो जाएगा। अल्मोड़ा और नैनीताल ये पौड़ी के साथ लगते हैं। अब आते हैं गढ़वाल की, तो गढ़वाल में जो आपके जितने भी जिले हैं वो सबके सब पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं, केवल उत्तरकाशी को छोड़कर। ठीक है, तो उत्तरकाशी के अलावा गढ़वाल के अंदर जितने जिले हैं, आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, सबके सब पौड़ी के साथ लगते हैं। 5 जिले वो हो गए और 2 जिले ये हो गए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? तो कितने ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ टच करते हैं, ना ही किसी दूसरे देश के साथ? ऐसे जिलों को आंतरिक जिला कहा जाता है। और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या है 4। 2 जिले आपके कुमाऊं में पड़ते हैं और 2 जिले आपके गढ़वाल में पड़ते हैं। गढ़वाल के कौन से हैं आंतरिक जिले? तो गढ़वाल के आपका एक है टिहरी गढ़वाल और एक है आपका रुद्रप्रयाग, ये दोनों आंतरिक जिले हैं गढ़वाल के। कुमाऊं की बात करें तो एक है आपका बागेश्वर और एक है आपका अल्मोड़ा, तो ये दोनों आपके हैं कुमाऊं के, गढ़वाल के, ये दोनों हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, पिछली बार पेपर में ऐसा पूछा गया था कि बताइए उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं। अगर आप पूछ लिया जाए बताइए कुमाऊं में कितने आंतरिक जिले हैं, गढ़वाल में कितने हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया था। आपको पूछा गया था कुमाऊं के कितने जिले हैं जो गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इधर आपका कुमाऊं हो गया, इधर गढ़वाल हो गया, तो कुमाऊं के कितने जिले हैं जो गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो कुमाऊं के 4 जिले हैं जो गढ़वाल के साथ टच करते हैं। ऐसा ही पूछा जाता है गढ़वाल के कितने जिले हैं जो कुमाऊं के साथ टच करते हैं? तो गढ़वाल के केवल 2 जिले हैं, एक है आपका पौड़ी गढ़वाल और एक है आपका चमोली। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। कुमाऊं के 4 टच करते हैं और गढ़वाल के 2 जिले ही यहां पे साझा करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो मालपा भूस्खलन जिसके नाम से हम जिसको जानते हैं, और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। मालपा भूस्खलन ये हुआ था आपके 17-18 अगस्त 1998 को हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था। और जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी, उनकी मृत्यु इस हादसे में हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहत्तर हिमालय का फैलाव है? वृहत्तर हिमालय यानी कि जो आपका वृहत हिमालय है, जिसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसके कई सारे अन्य नाम हैं और वो नाम आपको याद रखने हैं। इसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसे ही हम महा हिमालय कहते हैं, इसे ही हम मुख्य हिमालय भी कहते हैं। तो इसका फैलाव उत्तराखंड के 6 जिलों में है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यूपी को लगने वाले जिलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूपी के साथ हमारे उत्तराखंड के 5 जिला लगते हैं। कौन कौन से 5 जिले लगते हैं? एक लगता है पौड़ी, ठीक है, पौड़ी लगता है, हरिद्वार लगता है, ऊधम सिंह नगर लगता है, इसके अलावा नैनीताल और इसके अलावा देहरादून। तो ये 5 जिले आपके यूपी के साथ लगते हैं। अल्मोड़ा क्या है? एक आंतरिक जिला है। ठीक है, यानी कि इसका तो सवाल ही नहीं बनता कि ये यूपी के साथ लगे। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा। उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? देखिए, यूपी के साथ उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं। एचपी के साथ यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के केवल 2 जिले लगते हैं। एक जिला है देहरादून, एक जिला है उत्तरकाशी। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं?
उत्तराखंड का उत्तरी जिला है आपका उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है आपका उधम सिंह नगर। पूर्वी जिला है आपका पिथौरागढ़ और पश्चिमी जिला है देहरादून। यहां पर आ गया प्रश्न, पूर्वी जिला और पश्चिमी सीमा पर कौन कौन से जिले हैं? तो पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ है और पश्चिमी जिला सबसे वो है देहरादून। उत्तराखंड की पूर्वी और उत्तरी सीमा किन देशों से लगती है? तो उत्तराखंड की जो पूर्वी सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है और उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है। और इनके साथ कौन कौन से जिले लगते हैं वो हमने ऊपर देखे। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तिब्बत यानी चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो चीन के साथ उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले लगते हैं। सबसे बड़ा जिला है चमोली, दूसरे पे आता है उत्तरकाशी, तीसरे पे आता है पिथौरागढ़। तो आपके चाइना के साथ ये तीनों बड़े जिले लगते हैं, देहरादून नहीं लगता है। गंगा व यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान मिलती हैं? तो यहां पर मिलती हैं रवेदार प्रकार की चट्टानें। गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है? तो दूधातोली श्रेणी आपके जो अलग अलग जिले हैं, आपका पौड़ी में फैलाव है, इसका अल्मोड़ा में फैलाव है, चमोली में फैलाव है और इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, दूधातोली श्रेणी की अगर हम बात करें तो दूधातोली पर्वत के जो नज़दीकी इलाके हैं यहां पर हमें कौन सी चट्टान नहीं मिलती है? राइट आंसर है आग्नेय चट्टानें। राज्य में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस जो है यहां आपके 9 सितंबर को मनाया जाता है। भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक रूप से उत्तराखंड का विभाजन 8 भागों में किया गया है, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आपका जो गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये सारे क्या हैं आपके भौगोलिक रूप हैं। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक यहाँ पर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, गंगा का मैदानी क्षेत्र निर्मित है। गंगा का मैदानी क्षेत्र किससे बना हुआ है? ये बना है आपका जो कॉप मृदा है, बालू और कीचड़ यानी उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण हरिद्वार का जो अधिकांश हिस्सा है यह गंगा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। गंगा के मैदानी भाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गंगा का जो मैदानी भाग वाला क्षेत्र है, जहाँ पहला वाला क्षेत्र है गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसके जो बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर जो मृदा होती है इस मृदा को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की मिट्टी को खादर कहते हैं और जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की मिट्टी को आपका बांगर कहा जाता है। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग के गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में आपकी बांगर मृदा पाई जाती है। तराई क्षेत्र एक समांतर संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत मैदान है जो कि क्या है? तो यहाँ क्या है? यहाँ जो तराई क्षेत्र है यहाँ एक समांतर संकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यहाँ की जो भूमि होती है समतल होती है, दलदली होती है और नमी होती है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल, नम और दलदली होती है। इस क्षेत्र का निर्माण जो पतले पतले कण होते हैं, अवसाद होते हैं, इनके द्वारा हुआ है। तो यहाँ की भूमि काफी दलदली होती है। क्वेश्चन पेपर में बनता है किस क्षेत्र की भूमि नम और समतल और दलदली होती है? आप बताएंगे तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ की भूमि काफी ज्यादा नम होती है और दलदली होती है, इसीलिए तराई क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई विस्तृत है। तो जो आपका तराई क्षेत्र है इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी जो कुल चौड़ाई अगर हम माने तो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में तराई क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, और जो गंगा का मैदान है, मैदानी भाग है, उसके उत्तरी भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड का पाताल तोड़ कुएं कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, यहाँ पर नम होती है, दलदली होती है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी अगर खोदेंगे पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इसे पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई जिले का गठन कब किया गया था?
तराई जिले का गठन हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, 1842 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुमाऊनी गढ़वाली लोगों के अतिरिक्त पंजाबी, बंगाली, सिंधी या हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? जो तराई वाला क्षेत्र है यहीं पर राज्य के जो बाहर के लोग हैं ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बसे हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए जो भाबर क्षेत्र है, अब हमने तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में देख लिया, अब हम भाबर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जो भाबर क्षेत्र है यह आपके तराई के उत्तर में है। ठीक है, सीरियल वाइज है। गंगा के मैदानी क्षेत्र है उसके उत्तर में है तराई क्षेत्र, तराई के उत्तर में स्थित है भाबर क्षेत्र। इसका जो फैलाव है या जो इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो चंपावत से लेकर के देहरादून तक का जो इलाका है, थोड़ा बहुत इलाका इसके अंदर, वो आपका भाबर क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी कि चंपावत से लेकर के देहरादून तक इसका इलाका पड़ता है। भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? भाबर क्षेत्र के उत्तर में आती हैं शिवालिक पहाड़ियां। क्रम चल रहा है, तराई के उत्तर में भाबर, भाबर के उत्तर में शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तर एवं शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र कितनी चौड़ी पट्टी के रूप में स्थित है? तो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। भाबर क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? भाबर क्षेत्र का निर्माण कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसीलिए भाबर क्षेत्र की जो भूमि होती है ये ऊबड़ खाबड़ होती है, मिट्टी में कई ज़्यादा आपके कंकड़ पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। इसी कारण से भाबर क्षेत्र की जो भूमि है ये अनउपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसका निर्माण किससे हुआ है? कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ था? भाबर क्षेत्र का निर्माण आपके प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और भाबर क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। भाबर क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है, जहाँ मुख्यतः पाई जाती हैं तो यहाँ पर आपकी जंगली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा। शिवालिक पर्वत श्रेणी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक पर्वत श्रेणी को हम बाही हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भाबर का जो उत्तर वाला इलाका है, उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, भाबर क्षेत्र के उत्तर में पड़ता है आपका शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक जो है इसे हम बाही हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बाही हिमालय भी कहते हैं। जो वृहत हिमालय है ये हिमालय की सबसे अंदर की श्रेणी है, इसीलिए इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक जो है ये सबसे बाहरी है, इसीलिए इसे बाही हिमालय कहते हैं। इसके अलावा शिवालिक को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है हिमालय का पाद किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं? शिवालिक को। नेक्स्ट है, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है बाही हिमालय, जिसे हम क्या नाम अभी हमने ऊपर देखा, शिवालिक। नेक्स्ट है हमारा, बाही हिमालय का निर्माण काल माना जाता है। तो शिवालिक सबसे नवीन भाग है हिमालय का और इसका निर्माण काल मायोसीन से लेकर निम्न प्लायोसीन युग तक माना जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की जो औसत चौड़ाई है आपकी यह 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड के कितने जिलों तक विस्तृत है? तो यह इसका जो फैलाव है शिवालिक श्रेणी का यह आपके 7 जिलों में विस्तृत है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो शिवालिक क्षेत्र की जलवायु आपकी कैसी है? गर्म और आर्द्र यहाँ की जलवायु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसको बा कर देना। एबॉट माउंट या एबॉट पर्वत ये पेपर में पूछा जा चुका है, यह आपके चंपावत जिले में स्थित है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज और चौरस घाटी को किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच क्षैतिज और चौरस घाटियां पाई जाती हैं इस क्षेत्र को दून क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर है, पेपर में पूछा जा चुका है।
शिवालिक क्षेत्र में सामान्यतः वार्षिक वर्षा कितनी होती है? शिवालिक क्षेत्र में सामान्यतः जो वार्षिक वर्षा होती है यह 200 से लगभग 250 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। निम्न में से किस श्रेणी की नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं? तो सबसे नवीन भाग कौन है? हिमालय का बाही हिमालय, इसीलिए यहाँ पर जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि हिमालय के किस भाग में जीवाश्म मिलते हैं, वो है आपका शिवालिक या बाही हिमालय। उत्तराखंड में किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा बाही हिमालय में ही होती है, यानी जो शिवालिक वाला क्षेत्र है जो हमने देखा 200 से लगभग 250 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। तो कौन से हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? बाही हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा पर्यटक किस क्षेत्र में आते हैं, तो वो भी शिवालिक क्षेत्र में ही आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों का विचार कर सही उत्तर चुनिए। कथन यहां पर दिए गए हैं और आपने बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, उत्तराखंड का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, यानी शिवालिक क्षेत्र की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, बाही हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित है, यह भी बिल्कुल सही है, यह वन आच्छादित है, ठीक है। और इस क्षेत्र में ही, शिवालिक में ही अधिक वनों के कारण जो लकड़ी का उद्योग है वो भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा विकसित है। भाबर क्षेत्र की मृदा में मोटे निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर मोटे निक्षेप देखने को मिलते हैं जिस कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो अनउपजाऊ होती है। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी। शिवालिक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो शिवालिक के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर आपके बुरांस, बांस, चीड़, इनके अलावा शीशम, साल, देवदार, बेंत, इस सभी प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं, जो क्षैतिज और चौरस घाटियां होती हैं, इन्हें ही दून कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसा हमने ऊपर देखा कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो चौरस घाटियां होती हैं उन्हीं घाटियों को दून कहते हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून और पूर्व में इन घाटियों को द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध दून की बात करें तो वो है आपका देहरा, ठीक है, देहरादून। ये सबसे प्रसिद्ध दून है। लगभग 75 किलोमीटर ये दून लंबा है, 24 से 32 किलोमीटर यह चौड़ा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अन्य दून की जो उत्तराखंड में है, जैसे आपका कोठारी दून है और इसके अलावा चौखम दून, ये दोनों आपके कौन से जिले में पड़ते हैं? कोठारी और चौखम ये आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। पतली दून और इसके साथ है कोटा दून, ये दोनों आपके नैनीताल में पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? अब आपने बताना है कि जो लघु हिमालय है यह किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, कौन से हिमालयों के बीच में स्थित है। लघु हिमालय आपके शिवालिक और महा हिमालय के बीच में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? ठीक है, अब आपने बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी है जो मुख्य सीमांत भ्रंश, जिसे हम मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, और जो मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश है जिसे हम MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। तो कौन सी है वो? इन दोनों के बीच में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, देखिए आपका वृहत हिमालय आता है, मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाता हूं, आप फिर इसे नहीं भूलेंगे। आपका आता है वृहत हिमालय, ठीक है। वृहत हिमालय के बाद आपकी जो मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश है ये लाइन यहां पर पड़ती है यानी MCT, और इसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, ठीक है। तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपकी MCT है। लघु हिमालय के बाद आती है आपकी MBF, कहीं पर इसे MBT भी कहा गया है, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। ये आता है MBF। अब आप देख सकते हैं यहां पर MBT है, यहां पर MCT है, इन दोनों के बीच में है आपका लघु हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।
उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी ये कहा जाता है मसूरी को, और यह आपके लघु हिमालय में ही आता है। लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, एक ही बात है, ठीक है। तो मसूरी हो, इसके अलावा जो दूधातोली श्रेणी है जिसके बारे में हमने बात करी, वो आपका लघु हिमालय में ही आता है, ठीक है, यानी मध्य हिमालय में। और रानीखेत एक और पर्यटक स्थल, ये भी आपका मध्य हिमालय में पड़ता है। मसूरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यानी कि मसूरी जो है किस क्षेत्र में पड़ता है? आपके मध्य हिमालय श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रेणी को, और ये आपके चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में फैला हुआ है। और उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो यह भी आपके लघु हिमालय में ही आती है, ठीक है। दूधातोली श्रेणी से 5 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? एक आती है पश्चिमी रामगंगा, एक आपकी पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और बोनो नदी। तो 5 नदियां यहां से निकलती हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम, औषधीय वनस्पति और वन्य जीवों के कारण है? तो जैसे ही हम यहां पर 5 नदियों का उद्गम देखेंगे, सीधा दूधातोली श्रेणी पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में किस तारीख को दूधातोली में मेला लगता है? देखिए, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, इनकी समाधि कोदिया बगड़ में स्थित है, ठीक है, कोदिया बगड़, और ये आपके इसी श्रेणी में पड़ता है, दूधातोली श्रेणी में। यहां पर इनकी स्मृति में मेला लगता है, और यह मेला 12 जून को लगता है। किस प्रधानमंत्री से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी थी? तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू से ही चंद्र सिंह गढ़वाली ने मांग करी थी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में लाई जाए। गैरसैंण भी आपका दूधातोली श्रेणी में ही पड़ता है। शिवालिक श्रेणी में स्थित डोलोमाइट चट्टानों से चूना देहरादून के किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है? तो शिवालिक श्रेणी से हमें डोलोमाइट चट्टानों से हमें चूना मिलता है, कौन से क्षेत्र से? मंदरासू क्षेत्र और बड़कोट क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र आपके देहरादून में है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है? चूना यहाँ से मिलता है। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 1200 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी कुल ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करें तो 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है? 1200 से 4500 मीटर, और चौड़ाई पूछेगा 70 से 100 किलोमीटर। उत्तराखंड के किस क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायानांतरित चट्टानों से हुआ है? तो वलित और कायांतरित चट्टानों से लघु हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड के लघु हिमालय क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो यहां से हमें कौन सा खनिज मिलता है? राइट आंसर है एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस मिलता है। इसके अलावा आपका तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट भी हमें लघु हिमालय क्षेत्र से देखने को मिलता है, ठीक है। निम्न में से किसे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पशुचारकों का स्वर्ग ये कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बुग्याल और पयार को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो बुग्याल होते हैं, इनको उत्तराखंड में, देखिए जो लघु हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं। इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। इन्हीं घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और कुल्लू में इनको थच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता है पशुचारकों का स्वर्ग। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो यहाँ इस प्रकार के वन आपके लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो ऐसे वाले प्रश्न होते हैं जहां पर आपको कथन दिए होते हैं, तो ऐसे वाले प्रश्नों से आपके कई सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। चलिए पहला कथन को पढ़ते हैं। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल और पयार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसमें आपके ये सारे वन प्रमुख हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में अलकनंदा की घाटी चुआ, ज्वार और अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है, और यह भी बिल्कुल सही कथन है, यानी कि उपयुक्त सभी हमारे कथन सत्य हैं।
नेक्स्ट है उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र कहाँ स्थित है। जो वृहत हिमालय क्षेत्र है यह आपके लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज चले। तराई, तराई के उत्तर में था भाबर, भाबर के उत्तर में था दून, दून के उत्तर में आपका जो मध्य हिमालय आ गया और मध्य हिमालय के उत्तर में आपका आ गया ट्रांस आपका वृहत हिमालय, और वृहत हिमालय के उत्तर में आ जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। तो बर्फ से ढका रहता है साल भर किस हिमालय क्षेत्र का। राइट आंसर है वृहत हिमालय का। ठीक है, यह पूरे साल यानी कि अधिकांश साल इसका जो आधे से ज़्यादा भाग है ये आपके बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए जो वृहत हिमालय है इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा हिमाद्री के नाम से किस हिमालय को जाना जाता है। वृहत हिमालय, इसका अर्थ होता है बर्फ का घर। इसके अलावा वृहत हिमालय को किस अन्य नामों से जाना जाता है वो हमने शुरू में भी देखा। ये आंतरिक हिमालय भी हम इसी को कहते हैं, महा हिमालय, मुख्य हिमालय भी हम इसी को कहते हैं। उत्तराखंड के वृहत हिमालयी क्षेत्रों में स्थित विशाल हिमनद जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं को किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर ग्लेशियरों को किन नामों से जाना जाता है, इनको हिमानियाँ भी कहते हैं, बमक भी कहते हैं, बर्फ की नदियाँ भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए ये सभी इसका राइट आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस क्षेत्र में है या कहाँ स्थित है। तो जो फेमस है फूलों की घाटी चमोली में है, यह आपके वृहत हिमालय में ही पड़ती है। ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिलों तक वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र विस्तृत है। तो यहाँ हमने शुरुआत में भी देखा 6 जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं। तो जो उत्तराखंड की अधिकांश पर्वत चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, ये ज़्यादातर आपके चमोली जनपद में ही आती हैं। जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, पर्टिकुलर भी आपको याद रखना है क्योंकि नंदा देवी पूर्वी नाम की भी एक चोटी है। तो नंदा देवी पश्चिमी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 7,817 मीटर है और ये आपके चमोली में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कामेट पर्वत, यह भी आपके चमोली में पड़ता है 7,756 मीटर के साथ। उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी हमने देखा नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, जो नंदा देवी पूर्वी है ये उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7,434 यहाँ पर मीटर। यह आपके चमोली और पिथौरागढ़ में फैली है। कौन वृहत हिमालय के मूल निवासी हैं। तो वृहत हिमालय या मुख्य हिमालय के मूल निवासी कौन हैं, ये होते हैं भोटिया जनजाति। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ वृहत हिमालय में कहाँ स्थित है, यानी कि डायरेक्ट आपको जनपद पूछ रहा है, सभी जानते हैं बद्रीनाथ धाम आपके चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में वृहत हिमालय के मूल निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो जो वृहत हिमालय के मूल निवासी हैं भूटिया जनजाति, इनका मेन व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, पहले चाइना के साथ व्यापार भी होता था लेकिन अब वो बंद है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वृहत हिमालयी क्षेत्र के विशाल हिमनद किस युग के हिमच्छादन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये माने जाते हैं किस युग के, प्लाइस्टोसीन युग के। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपने बताना है, यहाँ पर आपको एक तरफ पर्वत दिया है, एक तरफ आपको उसकी ऊंचाई दी है, तो इनमें से एक का जो सुमेलित है यहाँ पर वो सही है। कौन सा वाला सही है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी नारायण पर्वत। नारायण पर्वत की जो ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 5,965 मीटर, यह बिल्कुल सही है। हाथी पर्वत की इतनी ऊंचाई नहीं है, हाथी पर्वत की ऊंचाई 6,727 मीटर है। गौरी पर्वत की बात करें तो गौरी पर्वत की ऊंचाई 6,250 मीटर है और नर पर्वत की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 5,831 मीटर है। ये चारों के चारों पर्वत आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। उत्तराखंड में किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत यानी चीन के नियंत्रण में है। तो उत्तराखंड का कौन से क्षेत्र का हिस्सा चीन के नियंत्रण में पड़ता है या कौन से हिमालय का हिस्सा, ये है आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है इसका कुछ हिस्सा चीन के नियंत्रण में है और इसे हम टिबियान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है यहाँ पर आपकी 2500 से 3500 मीटर के बीच में। चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है।
उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों की पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय को श्रेणियों को हम टिबियान श्रेणी भी कहते हैं। इसके अलावा जैक्सर श्रेणी के नाम से भी इनको जाना जाता है। उत्तराखंड में जास्कर श्रेणी में अवस्थित प्रमुख दर्रे कौन से हैं? जो उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे हैं वो आपके ज़्यादातर इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। इसमें आपका माना दर्रा, नीति दर्रा, सलसल दर्रा ये सभी आते हैं। नर नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। नर नारायण पर्वत आपके चमोली में है और जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ धाम है, वो आपका इन्हीं पर्वतों के बीच में स्थित है। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पंचाचूली शिखर आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 6904 मीटर है। नीति दर्रा स्थित है। नीति दर्रा आपके किस किस को जोड़ता है? तो यह आपके चमोली को तिब्बत के साथ जोड़ता है। निम्न में से किस दर्रे के पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? यानी मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? यह यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है और यह पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? अभी हमने देखा ये पिथौरागढ़ में और किस किस को जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ट्रेल पास कहाँ स्थित है? ट्रेल दर्रा बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, पेपर में भी पूछा जा चुका है। ट्रेल दर्रा आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। विलियम ट्रेल ने 1830 में मलक सिंह बूढ़ा की मदद से इस दर्रे की खोज करी थी। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? देखिए थांगला दर्रा यह आपके उत्तरकाशी में है और यह दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? यानी तिब्बत के साथ चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है आपको यहां पर बताना है। राइट आंसर है माणा दर्रा। माणा दर्रा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगर मुलिंगला की बात करें, ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ट्रेल हमने देखा बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है। लिपुलेख पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है सिंधला दर्रा और 2 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा कौन सा है? यानी कि उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है? तो ये है आपका श्रृंगकंठ दर्रा और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है? तो वो है आपका श्रृंगकंठ दर्रा। पर्टिकुलर जिले का नाम पूछेगा तो उत्तरकाशी। गर्तांगली दर्रा कहाँ स्थित है या गर्तांगली जो मार्ग है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। कालंदी दर्रा कहाँ स्थित है? कालंदी दर्रा ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, कालंदी दर्रा उत्तराखंड के जो 2 सबसे बड़े जिले हैं चमोली और उत्तरकाशी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अंतिम प्रश्न है आज का, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो राज्य के अंदर जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपके हल्द्वानी के निकट स्थित हैं और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, तो ये सारे आपको इनको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो आप इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको याद हैं उनको आप रिवाइज करें, उनको नोट ना करें। जो याद नहीं है उनको आपको लिखते हुए जरूर चलना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने यहाँ पर 6वां भाग कवर किया और उत्तराखंड के भूगोल से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हो सकते थे हमने यहाँ पर उनको कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपका पूरा भूगोल का रिवीजन यहाँ पर हो गया होगा और सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज यहाँ पर अच्छे से हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।